क्या पॉट्स का मैकेंजी शिरिल्ला की उस कार दुर्घटना में योगदान था जिसमें डोमिनिक रूसो और डेवियन फ्लैंगन मारे गए? हम शिरिल्ला के साथ टेक्स्ट मैसेज देख रहे हैं ताकि इस स्थिति का सबूत मिले और अदालतों ने इस कथित निदान पर क्या कहा ये पता चले। साइड बार में स्वागत है जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं जेसी वेबर हूं। आप जानते हैं, जब मैं इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रहा था मैंने तारीख देखा और मैं सोच रहा था, हे भगवान, फादर्स डे तो बस आने ही वाला है। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगर आप पिताओं के लिए बेहतरीन तोहफा ढूंढ रहे हैं तो शेफ IQ सेंस स्मार्ट मीट थर्मामीटर चुने। ये रेस्टोरेंट जैसी आसान कुकिंग का राज है। चाहे आप ग्रिल मास्टर हों या पहली बार स्टेक बना रहे हों, ये स्मार्ट थर्मामीटर आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब खाना ज्यादा पकने का डर नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि शायद ये पक गया है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, शेफ IQ आपको हर कदम पर बिल्कुल सही बताता है कि आपका मीट कब तैयार है। वायरलेस प्रॉप डालें, पसंद चुनें, बैठें और ऐप अलर्ट का इंतजार करें। ग्रिल के पास खड़ा रहना जरूरी नहीं। ये अवन, स्मोकर, स्टोव टॉप, एयर फ्रायर और सभी तरह के प्रोटीन जैसे प्राइम रिब, विंग्स, सैमन पर काम करता है। इस फादर्स डे कुकिंग का स्तर बढ़ाएं। शब्दों का खेल नहीं, आत्मविश्वास से खाना बनाएं। शेफिक.com पर साइड बार कोड से पूरी साइट पर 40% छूट पाएं। पॉट्स, पोस्टुरल ऑर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम, ये एक चिकित्सीय स्थिति है जिसका नाम मैकेंजी शिरिला केस में कई बार आया है। वो केस जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। वो केस जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है। वो केस जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। वो केस जिस पर हम यहाँ साइड बार में बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं पॉट्स के बारे में और जानना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए अभी समय नहीं मिला है। मैं इसे समझना चाहता हूं, क्योंकि उसने यही दलील अपने बचाव में दी थी। मैं इसे शिरिल्ला के टेक्स्ट मैसेजों में देखना चाहता हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि मुकदमे में इसे कैसे पेश किया गया था, क्योंकि आखिरकार दोषी हत्यारे ने यही दावा किया है। यही स्थिति दुर्घटना में योगदान देने वाली एक वजह थी। जब उसने कार 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दीवार में मारी, उसके 2 यात्री, उसका बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और डोमिनिक का दोस्त डेवियन फ्लैंगन मारे गए। ये 31 जुलाई 2022 की बात है। शिरिल्ला को एक जज द्वारा बेंच ट्रायल में 4 हत्या के आरोप, 4 फेलोनियस असॉल्ट के आरोप, 2 एग्रीवेटेड वेहिकुलर होमिसाइड के आरोप, 1 ड्रग्स रखने के आरोप और अपराध के औजार रखने के एक आरोप में दोषी पाया गया। उसका एक मिशन था और उसने उसे बहुत सटीकता से पूरा किया। वह मिशन था मौत। मैकेंजी ने खुद तय किया कि वह पैडल पूरा दबाकर वाहन की रफ्तार 90-100 मील प्रति घंटा तक ले जाएगी। सिर्फ उसी ने तय किया कि क्या होना है। मैकेंजी ने तय किया कि मौत ही अंतिम लक्ष्य है और डोमिनिक व डेवियन के लिए भी वही फैसला लिया। वह लगातार पूछती रही कि इसे कैसे अंजाम दे सकती है। हाँ, सबूतों से पता चला कि उसने एक्सीलरेटर दबाए रखा और कभी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन शिरिल्ला तब से लगातार यही कहती रही है कि उसे याद नहीं है क्या हुआ था। उसे हादसा याद नहीं है। उसे ये भी याद नहीं है कि उससे पहले क्या हुआ था। उसने और उसके परिवार ने सुझाव दिया है कि यह पॉट्स है, एक ऐसी मेडिकल स्थिति जो चक्कर और बेहोशी ला सकती है, और हो सकता है कि जो हुआ उसमें उसी का योगदान रहा हो, यानी वह बेहोश हो गई हो। अब मुकदमे में, और हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे, उसकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक मेडिकल डायग्नोसिस पेश नहीं किया गया था। कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट गवाही देने के लिए नहीं आया। कार में किसी खराबी का भी कोई सबूत नहीं था। गंभीर नशे की भी कोई बात पेश नहीं की गई थी। जो सबूत अभियोजन पक्ष ने पेश किए, उनमें बताया गया कि उसने यह जानबूझकर किया। 2023 में मुकदमे के बाद उसे दोषी ठहराकर उम्र कैद दी गई, जिसमें 2037 से पैरोल का विकल्प है। अब वो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द क्रैश में चर्चा में है, जिसमें उसने कहा कि वो राक्षस नहीं है, हादसे का इरादा नहीं था और वो डॉम से प्यार करती थी। डॉक्यूमेंट्री में उसने कहा, सबसे तर्कसंगत अटकल यही है कि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। लेकिन जब उससे पूछा गया, ठीक है, अगर आप मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही थीं, तो आपने कार पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा? कोई ब्रेक नहीं लगा, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि उस सुबह की मुझे कोई याद नहीं है। लेकिन मैं जानती हूं कि उसमें कुछ भी जानबूझकर नहीं था, क्योंकि वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं इसे और समझना और जानना चाहता हूं। उसमें कुछ है। अब थोड़ी देर में
मैं डॉक्टर डैनियल भोइबर, फॉरेंसिक साइकियाट्रिस्ट को बुलाने वाला हूं ताकि वो इसका विश्लेषण करें। मेरी समझ के अनुसार उन्होंने वास्तव में पॉट्स के मरीजों का इलाज किया है। तो जब आप सुनते हैं कि शारीला ने क्या दावा किया है, क्या वो मेल खाता है? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। मैं शारीला के बीच के टेक्स्ट मैसेजेस देखना चाहता हूं, जहां ये दिलचस्प है। हम कोशिश कर रहे थे ऐसे मैसेज ढूंढने की जो पॉट्स के बारे में हो। मेरा मतलब है, साफ तौर पर कहूं तो हमने ये सारे मैसेज देखे। हमें पॉट्स के बारे में कोई खास बात नहीं मिली, लेकिन यहाँ मेडिकल समस्याओं का जिक्र जरूर है। और क्या वो पॉट्स के लक्षण बता रही है? और हम बाद में इस पर आएंगे। लेकिन आप इन बातचीत की तारीखों को 31 जुलाई 2022 के क्रैश से जोड़कर सुनिए। और उदाहरण के लिए मैकेंजी की मां नताली गवाही देंगी। हम इसके बारे में भी और बात करेंगे, लेकिन वो गवाही देंगी कि मैकेंजी को 2017 में पॉट्स का डायग्नोसिस हुआ था। और फिर भी जितना हमने देखा, ऐसा कोई संदेश नहीं दिखता जिसमें इसका खास तौर पर जिक्र हो। लेकिन जो लक्षण मैकेंजी बताती है वो पॉट्स के ही लगते हैं। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि मेरा मतलब क्या है। शिरिल्ला से 2 जुलाई 2022। तो ये हादसे से कुछ हफ्ते पहले की बात है। अभी अभी जो ब्लैकआउट मुझे हुआ वो अब तक का सबसे बुरा और सबसे दर्दनाक ब्लैकआउट था। मैं डरा हूं, हालात और बिगड़ेंगे। अब डोम ने 2 जुलाई 2022 को शिरिल्ला को लिखा कि आप ऐसे विटामिन ले सकते हैं जो रक्त प्रवाह में मदद करें। इसके अलावा डोम का एक और संदेश, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि तुम्हारी रक्तवाहिकाएं सही से काम नहीं कर रही हैं, जिससे तुम्हारे दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पा रहा है। इसी वजह से तुम्हें बेहोशी आती है। डोम से बेहोशी का मुख्य कारण रक्त प्रवाह है। चलो विटामिन दिलवाने की कोशिश करते हैं जो मदद करें। शिरिल्ला एक मौके पर जवाब देती है, तो क्या आप कह रहे हैं कि मुझे विटामिन की कमी है या मुझे खुद नहीं पता? डोम जवाब देते हैं, नहीं। अब बात यह है, ये ब्लैकआउट वाली बातें असल में क्रैश से काफी पहले हो रही थीं। मैं सालों पहले की बात कर रहा हूं। इसे 8 फरवरी 2020 की बात देखिए। शिरेला लिखती हैं, आज मुझे बहुत बुरा ब्लैकआउट हुआ। फादर डॉम लिखते हैं, कैसे, क्या हुआ? शरीला, शरीला, IDEK, मतलब मुझे भी नहीं पता। मैं तुरंत बेहोश हो गई। यह टेस्ट पर काफी चर्चा हो रही है, जबकि उसकी मां ने कहा था कि 2017 में डायग्नोसिस हो गया था। 2021 में जैसे 25 जून 2021 को डॉम लिखता है, तुम्हें कब से ऐसा महसूस हो रहा है? क्या ये कुछ न खाने की वजह से है? शिरीला जवाब देती है, मूलतः मेरी पीठ में बहुत तेज जलन होने लगी। 29 अप्रैल 2021। शिरीला लिखती है, क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी बार टेस्ट करवाए ताकि वे कह सकें कि यह कुछ भी नहीं है? 9 फरवरी 2021। पेट में लगातार दर्द हो तो कुछ भी करना मुश्किल होता है। 18 फरवरी 2021 शिरीला लिखती है, किताब के सभी टेस्ट करवा लिए हैं, कोई मेरी तकलीफ की परवाह नहीं करता। मुझे लगता है कोई इस पर विश्वास नहीं करता। 8 फरवरी 2021। अगर तुम बताती कि तुम्हें दर्द है तो मैं तुम्हारे साथ होता, जो जरूरी होता करता। लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर से शिरीला लिख रही है। 18 मार्च 2021। शिरला लिखती हैं, सॉरी बेब, मैंने तुम्हें बस सो जाने दिया। मैं सच में चल भी नहीं पा रही थी, मेरी पीठ में बहुत दर्द था। 18 फरवरी 2021। शिरीला लिखती हैं, सब सोचते हैं मैं सारा दिन हीटिंग पैड के साथ पड़ी रहना चाहती हूं। डॉम लिखते हैं, क्या बेहतर डॉक्टर हैं जिन्हें तुम दिखा सकती हो? शिरीला कहती हैं, कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सकता। 25 जून 2021। शिरीला लिखती हैं, फिर ये बहुत बुरा हो गया और सचमुच कुछ भी दर्द को दूर नहीं कर पा रहा था और फिर अचानक मैंने उल्टी कर दी। 3 मार्च 2022। शिरीला लिखती हैं, वे मुझे एंजाइटी की दवाइयां देना चाहते हैं। ये क्या है? 3 मार्च 2022। डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि वीड मेरे लिए खराब है। अब मैं इन टेक्स्ट मैसेजों के बारे में और बात करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बोबर इस पर अपनी राय दें ताकि वे इसका विश्लेषण कर सकें और यह देख सकें कि क्या वह पॉट्स की स्थिति का वर्णन कर रही हैं या नहीं। लेकिन मैं एक पल के लिए अदालत जाना चाहता हूं। मैं अपीलीय अदालत जाना चाहता हूं,
जहां उन्होंने ट्रायल स्तर पर पॉट्स के मामले में क्या हुआ, इस पर कैसे विचार किया और क्या मैकेंजी शिल की सजा को पलटा जाना चाहिए। याद रखिए, उन्होंने अपील की थी, तो ये अपीलीय अदालत से है और वे अपने फैसले में लिखते हैं, उद्धरण, श्रीला का कहना है कि सबूतों का वजन ये स्थापित करता है कि श्रीला और रूसो का रिश्ता घातक दुर्घटना के समय अच्छी स्थिति में था। बर्लिंग हाउस और राजा ने हादसे से पहले उन्हें देखा था, पर कुछ असामान्य नहीं बताया। श्रीला, रूसो के करीबी ग्रोलाव, शिपली और श्रीला की मां ने भी बताया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। श्रीला बताती हैं कि उनकी पॉट्स की वजह से ऐसी चिकित्सीय समस्या हुई हो सकती थी जिससे दुर्घटना हुई, या फिर उन्हें दिल का दौरा या दौरा पड़ने जैसी कोई दूसरी चिकित्सीय आपात स्थिति हुई हो सकती थी। श्रीला ने कहा कि दुर्घटना का कारण ध्यान भटकना या साधारण लापरवाही हो सकता है, जबकि डिटेक्टिव हाजो ने गवाही दी कि सोशल मीडिया के मुताबिक श्रीला अक्सर लापरवाही से गाड़ी चलाती थीं। वो तर्क करती हैं कि इन सभी संभावित अन्य कारणों को देखते हुए सबूतों का स्पष्ट भार फैसलों के खिलाफ जाता है। एस्थर सांग ने गवाही दी कि वो मेट्रो हेल्थ मेडिकल सेंटर में ट्रॉमा सर्जन हैं। दोनों पक्षों ने माना कि डॉक्टर सांग ट्रॉमा मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। शिरिल्ला का 31 जुलाई 2022 को दुर्घटना के बाद परीक्षण हुआ। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार शिरिल्ला ने हर जगह दर्द की शिकायत की। एक परीक्षण में यह निर्धारित किया गया कि उसकी वायुमार्ग सुरक्षित थी, उसकी सांस और रक्त संचार सामान्य थे और उसकी पुतलियां सामान्य रूप से प्रतिक्रिया कर रही थीं। वह सतर्क और सचेत थी। शिरिल्ला की मां ने मेडिकल स्टाफ को बताया कि शिरिल्ला को पॉट्स का इतिहास है, जिससे हृदय गति असामान्य रूप से बढ़ सकती है। मेडिकल स्टाफ को हृदय, तंत्रिका, जोड़ या मांसपेशियों के कोई लक्षण नहीं मिले। नींद में गड़बड़ी, चिंता, याददाश्त की कमी, भ्रम, ध्यान की कमी या अवसाद से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चला कि श्रीला के दिल की विद्युत क्रिया सामान्य थी। जिरे में डॉक्टर सांग ने माना कि 82 का रक्त ऑक्सीजन स्तर ज्यादातर लोगों के लिए असामान्य रूप से कम है। डॉक्टर सांग ने कहा कि पॉट्स मरीज को चक्कर या सिरदर्द हो सकता है। चिकित्सा कर्मियों ने दुर्घटना के 2 घंटे बाद शेरिल का मूल्यांकन किया। जिस व्यक्ति को दौरा या छोटा स्ट्रोक आया हो, वह संभवतः 2 घंटे के भीतर ठीक हो सकता है। तो यानी मतलब देखिए, जब उनका मूल्यांकन किया गया तो ऐसा नहीं लगा कि उन्हें पॉट्स है या वो पॉट्स से पीड़ित है, लेकिन शायद इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। कोर्ट आगे कहती है, शेरिल की शारीरिक सेहत के संबंध में नताली, जो कि शेरिल की मां है और जिन्होंने गवाही दी, उन्होंने कम से कम 2 बार शेरिल को पॉट्स के लक्षणों से पीड़ित होते देखा है। नताली ने बताया कि उनकी समझ के अनुसार यह स्थिति कम ब्लड प्रेशर और बढ़ी हुई हार्ट रेट का कारण बन सकती है और इससे किसी को बेहोशी भी आ सकती है। जिरे के दौरान नताली ने बताया कि शेरिला को 2017 में क्लीवलैंड क्लिनिक में पॉट्स का निदान हुआ था, लेकिन डॉक्टर का नाम उन्हें याद नहीं था। नताली शेरिला को डॉक्टर के पास तब ले गईं जब वह रसोई में गिर गईं। डॉक्टरों ने निदान किया और इलाज के लिए नमक की गोलियां दीं। शेरिला जरूरत पड़ने पर गोलियां या नमकीन खाती थीं, जैसा जरूरी हो। निदान के बाद से कुछ मौके ऐसे आए हैं जब शेरिला को महसूस हुआ कि उनके शरीर में नमक की कमी हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो वो बैठ जाती थीं और कुछ क्रैकर्स या कोई और नमकीन चीज खा लेती थीं। नताली ने स्वीकारा कि शेरिला को पॉट्स के निदान के बाद 2 बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन में मदद की और दोनों बार ये स्थिति नहीं बताई। नताली ने गवाही दी कि दुर्घटना से 1-2 हफ्ते पहले शेरिला को गंभीर पॉट्स का दौरा पड़ा था, जो पहले इतना बुरा नहीं हुआ था और वो डर गई थीं कि हालात और बिगड़ सकते हैं। नताली ने माना कि उन्होंने शेरिला को डॉक्टर के पास नहीं ले गईं और उसकी ड्राइविंग पर रोक नहीं लगाई। डॉक्टर सांग ने गवाही दी कि शेरिला को मेडिकल जांच में सामान्य दिखने के बावजूद दौरा या छोटा स्ट्रोक जैसे आपातकाल का सामना करना पड़ सकता था। अन्य सबूत इस संभावित स्पष्टीकरण को अव्यावहारिक प्रतीत कराते हैं। उदाहरण के लिए, शेरिला ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय दुर्घटना के पहले और बाद में किसी भी चिकित्सकीय स्थिति से इनकार किया। इसके अलावा किसी ने दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले गियर शिफ्ट को न्यूट्रल में करने के बाद उसे मैनुअली वापस ड्राइव में डाल दिया था। कोई सबूत नहीं है कि किसी चिकित्सकीय स्थिति के कारण शेरिला एक्सेलरेटर से पैर हटाने या ब्रेक लगाने में असमर्थ थीं।
जबकि उन्होंने जानबूझकर गियर शिफ्ट भी चलाया। फॉरेंसिक सबूतों के अनुसार शेरिला ने एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया, जबकि कार फुटपाथ से टकराई, हवा में गई, नीचे गिरी और ईंट की दीवार की ओर बढ़ती रही, जिससे ध्यान भटकने से हुई ड्राइविंग की घटना मेल नहीं खाती। शेरिला ने ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखा और कोर्ट को अधिकार था कि वह राज्य के असंगत या अविश्वसनीय सबूत या गवाह की गवाही खारिज कर सके। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई असाधारण मामला है जिसमें सबूत कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारी पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा, अब मैं डॉक्टर डैनियल बॉबर, फॉरेंसिक साइकियाट्रिस्ट को बुलाना चाहता हूं। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पॉट्स क्या है और उसके लक्षण क्या हैं? पॉट्स का अर्थ है पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जिसमें खड़े होने पर हार्ट रेट बढ़ता है पर ब्लड प्रेशर नहीं बदलता। और पॉट्स के लक्षणों में चक्कर आना, हाथ पैर कांपना, थकान होना शामिल है। और असल में बेहोश होना या मूर्छित होना थोड़ा कम ही होता है, तो आमतौर पर आप ऐसा नहीं देखते। तो ब्लैकआउट होना, बेहोश होना या क्या हुआ ये याद न रहना। आप मुझे बता रहे हैं कि आपके अनुभव में अगर किसी को पॉट्स है तो ये चीजें असामान्य हैं, या सिर्फ इसलिए कि उसे पॉट्स है ऐसा नहीं होता? तो अक्सर पॉट्स किसी ऐसी चीज के साथ हो सकता है जिसे वेसोवैगल सिंकोपी कहते हैं, जिसमें सिंकोपी यानी थोड़े समय के लिए होश खोना होता है और वे सच में बेहोश हो जाते हैं। इस केस में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि असली पॉट्स में बेहोश होना आम बात नहीं है। और ये और भी कम आम है किसी ऐसे व्यक्ति में जो लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो, जैसे कि जब वे कार चला रहे होते हैं। आमतौर पर आप उम्मीद करते हैं कि पॉट्स के लक्षण किसी खड़े व्यक्ति में दिखें। मैं खुश हूं कि आपने इसका जिक्र किया। यही हिस्सा मैं पिछले हफ्तों से समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैं समझता हूं कि जब मैं पॉट्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो ज्यादातर बातें इस पर थीं कि अगर आप खड़े हैं या किसी पोजीशन में हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन कार में बैठना। अब एक पल के लिए डेविल्स एडवोकेट बनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था ये कैसे असरदार हो सकता है अगर आप वहां बैठे हैं, आप तो नहीं। अगर कोई किसी गर्मा गर्म बहस में है या वो गुस्से में है और वो बैठकर गाड़ी चला रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि गंभीर पॉट्स का कोई एपिसोड हो जहां कोई जटिलता आ जाए, और अगर कोई चक्कर खा जाए या किसी को हल्का सिर घूमे या कोई बेहोश हो जाए किसी बहस के दौरान गाड़ी चलाते हुए, बस एक अलग नजरिए से सोचें। ये संभव है, लेकिन इसकी संभावना कम है। ठीक है। आपको ये बिल्कुल सही समय या सही पल पर होना चाहिए, ठीक है? और आपके पास उद्देश्यपूर्ण गति नहीं होगी। आप कार नहीं चला सकते, आप तेज या धीमा नहीं कर सकते, आप जानते हैं कोण पर मोड़ नहीं सकते। तो अगर आप सच में बेहोश हो गए हैं और आपकी चेतना चली गई है, तो आप उन उद्देश्यपूर्ण मोटर गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते जो उसने कथित तौर पर की थी। मुझे पूछने दीजिए, क्या यह संभव है कि किसी को पॉट्स का दौरा पड़े और उन्हें कुछ भी याद न रहे कि क्या हुआ था? अगर किसी को सिंकोपल एपिसोड हुआ और वे बेहोश हो गए, तो ब्लैकआउट के दौरान अपनी याददाश्त खोना संभव है। वैसे आप पॉट्स वाले लोगों का इलाज कैसे करते हैं? तो इसके लिए अलग अलग दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए इनमें से एक को मिडोड्रिन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल लक्षणों के हिसाब से इलाज करने के लिए किया जाता है। लेकिन पॉट्स की पैथोफिजियोलॉजी बहुत जटिल है। इसमें इम्यून सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और नर्वस सिस्टम शामिल होते हैं। इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। और एक मनोचिकित्सक के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि पॉट्स अक्सर अन्य स्थितियों के साथ सह अस्तित्व में रहता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या सोमेटाइजेशन सिंड्रोम। और सोमेटाइजेशन क्या है? असल में ये मनोवैज्ञानिक तनाव की शारीरिक अभिव्यक्ति है। तो जिन लोगों को पॉट्स होता है उनमें अक्सर मनोरोग संबंधी लक्षण भी होते हैं। दिलचस्प ये है कि इसका असर महिलाओं पर पुरुषों से 5 गुना ज्यादा होता है। जब आप मैकेंजी शिरेला के बारे में सोचते हैं तो ये और दिलचस्प हो जाता है। इस बात पर चर्चा रही है कि क्या उसने इस घटना के दौरान खुद को मारने की कोशिश की थी। क्या वो, आप जानते हैं, चिंतित थी? क्या वो उदास थी? आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि उसकी मां ने क्या गवाही दी थी या क्या बताया था कि वह शिरेला को डॉक्टर के पास ले गई थीं, कि 2017 में क्लीवलैंड क्लिनिक ने उसे पॉट्स होने का निदान किया था, कि डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए नमक की गोलियां दी थीं और जरूरत पर
नमकीन खाने को कहा था। क्या ये समझ में आता है? खैर, निश्चित रूप से इससे आपके रक्त का वॉल्यूम बढ़ेगा और ये उन चीजों में से एक हो सकती है जो आपको इन पॉट्स के लक्षणों से बचा सकती है। मुझे लगता है दुर्भाग्य से उनके कुछ बात के व्यवहार के कारण वह बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति नहीं थी। मुझे लगता है कि वो पुरानी पीढ़ी की सोच की प्रतीक हैं जो उन युवाओं को देखती है जिन्होंने अपना जीवन सोशल मीडिया पर जिया है। मुझे लगता है कि उन्होंने उनके कई व्यवहारों को पश्चाताप की कमी माना। तो मुझे सच में लगता है कि यहाँ एक पीढ़ीगत अंतर है कि बुजुर्ग लोग इसे कैसे देखते हैं और जेन जेड पीढ़ी के लोग इसे कैसे देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ सबूत सिर्फ एक्सीलरेटर, गियर शिफ्ट, कार की पोजीशन और दीवार से टकराने के तरीके तक ही सीमित नहीं थे। यह भी सबूत था कि उन्होंने बाद में कोई पछतावा नहीं दिखाया। अभियोजक ने भी यही कहा। साथ ही वो पहले से सड़क की रेकी कर रही थीं, यानी योजना बनाई थी। यहां बहुत कुछ था। संदेशों की बात करें, और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, जहां वह पेट दर्द के बारे में लिखती हैं और पीठ दर्द के बारे में भी लिखती हैं। उनके अनुसार ये बहुत बहुत गंभीर था। क्या ये पॉट्स वाले व्यक्ति से मेल खाता है? यही सोमैटाइजेशन है जिसकी हमने चर्चा की थी। जब किसी व्यक्ति में ऐसे शारीरिक लक्षण हो जो अक्सर मानसिक तनाव का संकेत हो तो उसे सोमैटाइजेशन माना जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में, अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो यह असंभव नहीं है कि उसके पास स्पॉट्स के साथ-साथ अन्य स्थितियां भी हो सकती थीं। लेकिन यह संभावना बहुत कम है, बहुत ही असंभव है कि वह उस समय दुर्घटना का कारण बनी हो। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं इसे सही समझ रहा हूं। हाँ। यह सही है। अब जाहिर है, अपील अब दोष या निर्दोषता पर आधारित नहीं है, यह प्रक्रियात्मक चीजों पर आधारित है। क्या यहाँ सच में पॉट्स का मामला था तो वकील की मदद असरदार नहीं थी? क्या उसके वकील की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मेडिकल एक्सपर्ट बुलाए, रिकॉर्ड दिखाए या उसके पॉट्स का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात करे? मुझे लगता है माता पिता तर्क देंगे कि ये किया जाना चाहिए था। क्या आपको यह दिलचस्प लगा कि उन्होंने कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं बुलाया? मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे लगता है कि इस समय जैसे जो भी हो सकता है उसे आजमा कर देखो कि क्या काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पॉट्स यहाँ कोई कारण नहीं था, लेकिन मुझे यह अजीब लगता है कि इसे शुरू से कभी डिफेंस स्ट्रैटेजी के तौर पर पेश नहीं किया गया। और फिर से, जब तक कोई मुझे लिखकर नहीं बताता कि तुमने ये मिस कर दिया जेसी, मैंने सारे मैसेज देखे और मुझे शारीला से शारीला को भेजे गए कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं दिखे। मेरा मतलब है, फिर से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें, मुझे बताएं। सालों में उसने खास तौर पर पॉट्स का जिक्र किया है, और अगर मैं इसमें सही हूं, तो क्या ये अजीब है? क्योंकि फिर से आपके पास इस बारे में गवाही है कि उसे इसकी डायग्नोसिस हुई थी। लेकिन साथ ही जब वो अपने दर्द के बारे में बात करती है, तो इसका जिक्र नहीं करती। क्या ये आपको अजीब लगता है? या फिर क्या ये मुमकिन है कि उसे पता ही नहीं था कि उसे ये है? मुझे ये अजीब लगता है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो डॉक्टर जो उनका पॉट्स ट्रीट कर रहा था, उससे वो कितनी बार मिली और विजिट्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी। उन रिकॉर्ड्स में क्या था कि लक्षण कितने सक्रिय थे, कितनी बार आते थे, या उन्होंने जिंदगी के कामकाज को कितना प्रभावित किया। ये अहम सवाल हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभियुक्त सिर्फ 17 साल का है। रोपर बनाम सिमंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिमंस, जिसने इस उम्र के लोगों की अपेक्षाकृत अपरिपक्वता और कम जिम्मेदारी को स्वीकार किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिम्मेदार नहीं थी या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभ्यता के मानक विकसित होते हैं और इस तथ्य को स्वीकार करना कि इस उम्र के लोग कभी-कभी बिना सोचे समझे काम करते हैं, कभी-कभी अपने कामों के भविष्य के परिणामों को तौले बिना काम करते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे उसी नजरिए से देखना होगा जितना कि अपराध के बाद का व्यवहार लोगों को असहज करने वाला था। जल्दी से, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, क्या आपने देखा कि उसने डॉक्यूमेंट्री में क्या कहा, या ट्रायल के दौरान उसका व्यवहार? मैं जानता हूं कि आपको उससे इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके व्यवहार में आपके लिए कुछ खास बातें रही होंगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, फिर वही बात है, ये सब इस पे निर्भर करता है कि आप कहानी कैसे बताते हैं। अगर आप और मैं इसे देखें तो उसका व्यवहार बेरहम, बिना पछतावे वाला और ठंडा लगेगा, जैसे उसके कामों का उस पर असर नहीं हुआ।
लेकिन उस पीढ़ी में जो सच में अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पर जीती है और रोज औसतन 3 से 4 घंटे इसमें बिताती है, उनके लिए ये सब आम बात हो सकती है। तो ये सच में इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे समझते हैं। मुझे लगता है कि उनके व्यवहार ने उनकी मदद नहीं की, खासकर उनके किए गए काम के नतीजों को देखते हुए। डॉक्टर डैनियल बोबर, अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जेसी। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पिकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन पर जैसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे देखें। धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।